हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांत अकेडमी विद मी विवेक खेवाल। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट आज कवर करेंगे। वुमेन से रिलेटेड जो पार्ट है कि उन्होंने बाहरी दुनिया किस तरीके से बदली, उसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। लर्निंग टू रीड एंड राइट लेड सम वुमेन टू क्वेश्चन द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। जो पढ़ने लिखने की जो बात कही गई थी औरतों के लिए, उसने समाज में एक सवाल खड़ा किया। They wrote stories, letters, autobiographies describing their own experience of inequalities. उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफीज लिखी, कहानियां लिखी, उसके माध्यम से उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, जो उनके असमानता से भरे हुए जो एक्सपीरियंस थे उनको जागृत करने की कोशिश की। इन देयर राइटिंग्स दे आल्सो इमेजिन न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। और उन्होंने नए आयाम खोले, ओपन किए पुरुषों के लिए और औरतों के लिए। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी। और राज सुंदरी देवी का एक एक्सपीरियंस हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया जब वो बंगाल में थी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए किस प्रकार स्ट्रगल किया। ये बात है 19th सेंचुरी की। हु वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 की दशक में उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी एक आत्मकथा लिखी बंगला में, जिसका नाम था Amar Ziban. Is the first known autobiography written by an Indian woman. This is important that if any time the question arrived that who is the first woman to write her autobiography, who is an Indian, उनका नाम क्या है? राज सुंदरी देवी, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीबान। राज सुंदरी देवी एक हाउसवाइफ थी, एक बड़े जमींदार खानदान से, एक अमीर जमींदार खानदान से। At that time it was believed that if a woman learned to read, उस समय क्या सोचा जाता था, अगर कोई वुमेन पढ़ लिख लेगी तो वो क्या करेगी, वो बैड लक लेके आएगी अपने हस्बैंड के लिए और विधवा हो जाएगी। अपने हस्बैंड के लिए बैड लक, एक दुर्भाग्य लेके आएगी अगर वो पढ़ लिख गई, और उसकी वजह से वो विधवा भी हो सकते हैं। डिस्पाइट दिस, ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को पढ़ाया, सिखाया कि किस तरीके से पढ़ते हैं, लिखते हैं इन सीक्रेट, किसी को बिना बताए, किसी को बिना दिखाए। वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, वो भी सीक्रेट में, ताकि इसको पता ना चले, और वो सब उन्होंने किया। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन। सुबह से लेकर शाम तक उनको काम करना पड़ता था, कोई रेस्ट भी नहीं मिलता था। इट वॉज ओनली 14 ईयर ओल्ड। I was only 14 year old that time. उस समय वो केवल 14 साल की थी। I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. उन्होंने एक धार्मिक पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, और उसी के लिए उन्हें पढ़ना भी था, क्योंकि उन्हें एक धार्मिक पुस्तक पढ़नी थी। क्या थी वो भी देखते हैं। ये भी फिर कहानी पढ़ेंगे। I was unlucky in those days. Women were not educated. उस समय जो औरतें थी वो ज्यादा शिक्षित नहीं होती थी। Later I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? मेरे साथ क्या गलत है, वो सोचना शुरू किया उन्होंने अपने अंदर ही कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। Women do not read. How will I do it? जब वुमेन पढ़ती नहीं, मैं कैसे करूंगी इस चीज को। Then I had a dream. एक दिन उन्हें सपना आया कि वो एक चैतन्य भगत की जो सेंट थे, उनकी बुक, I was reading the manuscript of Chetan Bhagat, Life of a Saint. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband says to my eldest son, Pepin, I have left my Chaitanya Bhagat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. तो उसका बेटा जो था वो पढ़ रहा था, उसको राज सुंदरी जी का जो बेटा था वो पढ़ रहा चैतन्य भगत को। और वो सपना आया एक दिन, एक रात, कि वो चैतन्य भगत की एक वो जो स्क्रिप्ट थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी सेंट की, वो पढ़ रही थी। चेतन भगत है, चैतन्य भगत, उनकी एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, एक धार्मिक किताब पढ़ रही हैं। उनको सपना आया तो अगले ही दिन उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। When the book had been taken inside, जब अंदर लाई गई, उन्होंने सीक्रेटली क्या किया कि एक पेज निकाला और उसको छुपा लिया। It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands, ताकि कोई देख ना सके उनके हाथ में। उनके बड़े बेटे ने, my eldest son was practicing his alphabets at that time, उस समय उनका जो बड़ा बेटा था वो अक्षरों की प्रैक्टिस कर रहा था। I hide one of them as well. उन्होंने भी एक वो जो प्रैक्टिस करने की जो बुक थी, कायदा जिसको बोलते हैं, उसको छुपा लिया। At times I went over that
ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर दैट आई रिमेम्बर्ड। और उन्होंने क्या किया कि जो अक्षर उनको याद थे उसको उस कायदे से मिला के अक्षरों को सीखने की कोशिश की, अल्फाबेट्स को लर्न करने की कोशिश की ताकि उनको भाषा का ज्ञान हो सके। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज आई वुड हियर इन कोर्स ऑफ माई डेज। और अपने उन दिनों के दौरान जो शब्द उन्होंने सुने थे उसके साथ उन्होंने उसे मैच किया और सीखा। आप सोचिए किसी आदमी के लिए कितना हार्ड होगा। आप अब सब कुछ पढ़ना लिखना जानते हैं क्योंकि आपको एक टीचिंग मिली है उसकी बचपन से। सोचिए कि आपको कोई टीचिंग नहीं मिली है, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, फिर भी आप में एक पढ़ने की लालसा आई और आपको पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है, केवल सुन के अपनी ऑब्जर्वेशन से आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तो सोचिए कितना हार्ड होगा उनके लिए वो पढ़ाई लिखाई शुरू करना। With tremendous care and effort and over a long period of time, I learned how to read। और उनको पढ़ना आ गया, बड़े एफर्ट के बाद, बड़े प्रयासों के बाद उनको पढ़ना आ गया। After learning the alphabet, राज सुंदरी देवी was able to read चैतन्य भगत। और आखिरकार वो चैतन्य भगत जो एक सेंट थे, उनकी किताब को पढ़ने में सफल हुई। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's life in those days। उन्होंने अपने जो उन्होंने लेटर लिखे, स्टोरीज लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसके माध्यम से पता चलता है कि उस जमाने में औरतों के साथ कितना भेदभाव होता था पढ़ाई लिखाई के मामले में। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल। उन्होंने अपने प्रत्येक दिन की दिनचर्या के बारे में, उसके अनुभव के बारे में एकदम डिटेल में बताया और लिखा। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट। सोचिए कि उस जमाने में उन्होंने वो सब किया जब उनके पास बिल्कुल समय नहीं था रेस्ट का भी। पूरा सुबह से लेकर रात तक उनको काम करना होता था, एक बार बैठने का भी समय उनके पास नहीं था। एक और कहानी हमने बीच में छोड़ दी थी, रोकिया सखावत हुसैन की एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। रोकिया सखावत हुसैन वाज बोर्न इन अ रिच फैमिली। वो भी एक अमीर घराने में पैदा हुई जिनके पास काफी जमीनें थी। उनको उर्दू लिखना और पढ़ना आता था, लेकिन उनको क्या नहीं आता था, उन्हें रोक दिया गया बांग्ला और इंग्लिश सीखने से, क्योंकि वो एक कम्युनिटी से आती थी जो कम्युनिटी नहीं चाहती थी कि उनकी महिलाएं उर्दू के अलावा कोई भाषा सीखे। इन दोज डेज इंग्लिश लैंग्वेज वाज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल टू न्यू आइडिया। और अंग्रेजी को क्या समझा जाता था कि अगर लड़कियां इसको सीख गई तो वो नए विचार उनको अंदर आएंगे विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम, जो लोग सोचते थे कि उनके लिए सही नहीं है। देयरफॉर इट वाज मोस्टली बॉय, तो लड़कों को ही ज्यादातर इंग्लिश पढ़ाया जाता था। और रोकिया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। और उन्होंने अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई की मदद से बांग्ला और इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख लिया। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर। और बाद में चल के वो एक लेखिका बनी। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी। उन्होंने एक रिमार्केबल स्टोरी लिखी जिसका टाइटल था सुल्तानाज ड्रीम। इन 1905 में उन्होंने एक रिमार्केबल स्टोरी लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम्स। टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल व्हेन शी वाज मेयरली 25 ईयर ओल्ड। उस जमाने में जब वो केवल एक 25 साल की लड़की थी। दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमन। उन्होंने एक उस स्टोरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक वुमेन को इमेजिन किया था जिसका नाम था सुल्ताना, हु रिच अ प्लेस, जो एक जगह पे पहुंची जिसका नाम था लेडी लैंड। ये इंपॉर्टेंट है कि सुल्ताना लड़की है, वो लेडी लैंड पहुंचती है। और लेडी लैंड कैसी जगह है? लेडी लैंड एक ऐसी जगह है जहां वुमेन के पास पढ़ने लिखने की या क्रिएटिव इन्वेंशन करने की आजादी है, जैसे कि कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स, जो बादल है वहां से बारिश को कंट्रोल करने का तरीका, फ्लाइंग एयर कार, जो हवाई कार है उनको उड़ाना। इन दिस लेडी लैंड द मैन हैज बीन सेंट इनटू सेक्लूजन। और इस जो लेडी लैंड जो एक आइडिया है, उनका एक जगह का जो आइडिया है, वहां पे आदमी को, पुरुष को तन्हाई में, अकेलेपन में भेज दिया जाता था। देयर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वॉर डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन। और इसमें क्या पाया गया कि जो पुरुषों की जो बंदूकें हैं या कुछ उनका एग्रेसिव नेचर है वो किससे डिफीट हुआ? वुमेन की, महिलाओं की दिमागी शक्ति से वो डिफीट हो गया। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडी लैंड विद सिस्टर सारा। सुल्ताना अपनी सिस्टर सारा के साथ लेडी लैंड घूमने जाती है। उस कहानी में सी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वाज ओनली ड्रीमिंग। और तब उन्हें पता चला कि वो सपना देख रही थी। कौन? हमारी जो रोकिया शेखावत हुसैन जी है वो। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं रोकिया हुसैन ने वुमेन के बारे में एक ड्रीम सोचा जहां पे वुमेन प्लेन उड़ा सकती हैं, कार उड़ा सकती हैं हवाई वाली। तो ऐसा एक सपना था। वो सपना क्या था कि स्टीरियोटाइप को किस तरीके से तोड़ा जाए, उस समाज की जो पूर्व धारणा है उसको किस तरीके से बदला जाए कि महिलाओं के बारे में एक तरह की सोच है
उसको किस तरीके से चेंज किया जाए। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रोकियाज ओन लाइफ। इससे हम पता चलता है कि रोकिया, क्योंकि उनको उर्दू तो आती ही थी, उर्दू आने के साथ साथ इंग्लिश और बंगला भी सीख ली, तो जब उन्होंने पढ़ाई की तो पढ़ाई के साथ साथ उनके विचार किस प्रकार बदले। उन्होंने औरतों के लिए एक अलग जगह का निर्माण किया अपने मन में, अपने ख्यालों में, कि ऐसी जगह हो जहाँ पे औरतों को इतनी आज़ादी हो। वो क्यों हुई? क्योंकि वो पढ़ लिख पाई, पढ़ना लिखना सीख गई थी। हर एजुकेशन, उसकी जो शिक्षा है, गेव हर पावर नॉट ओनली टू ड्रीम, उन्हें एक ताकत दी ना केवल सपने देखने की या लिखने की, लेकिन और कुछ करने की, टू हेल्प अदर गर्ल्स, अन्य लड़कियों के लिए स्कूल बनाने की, स्कूल चलाने की, अपने जो सपनों का स्कूल है उसको बनाने की। इन 1910 1910 में सी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता। कलकत्ता में उन्होंने एक स्कूल चलाया, एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शन। आज भी वो स्कूल लगातार फंक्शन कर रहा है। तो ये एक रोकिया हुसैन की कहानी थी। उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ विचारों में चेंज आए, नए नए विचार आए, और महिलाओं के लिए उन्होंने एक आज़ादी की जो डिमांड की, वो सब हम देख पा रहे हैं। Unlike Rasundari Devi, Rokia Hussain, who were not allowed to learn and write, large number of girls attend school in India today. आज के जमाने में, अगर हम तब के जमाने की बात करें तो तब तो अलाउ किया ही नहीं जाता था पढ़ना लिखना, लेकिन आज तो काफी सारी लड़कियों को मतलब उस स्कूल को अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहे हैं। इसके बावजूद, डिस्पाइट दिस, there continue to be many girls who leave school for the reason of poverty, inadequate schooling facility, discrimination. आज भी कई सारी लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ देती हैं? गरीबी के कारण, inadequate facility, स्कूलिंग फैसिलिटी के ज्यादा उसके अभाव में छोड़ देती हैं, साथ ही साथ भेदभाव के चलते छोड़ देती हैं। Providing equal schooling facilities to children from all communities and class backgrounds, particularly girls, continues to be a challenge in India. आज भी भारत में लड़कियों को शिक्षा मुहैया कराना, उनको शिक्षा का अवसर पैदा करना, उनको शिक्षा का अवसर देना एक भारत में एक चुनौती है। और ना केवल लड़कियों के लिए, बल्कि जो गरीब घरों से बच्चे आते हैं, गरीब बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, सोसाइटी से जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, वहाँ के बच्चों के साथ आज भी भेदभाव होता है स्कूलिंग में, पढ़ने लिखने में। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, अगर हम आज देखें कि स्कूलिंग और एजुकेशन कैसी है, टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो उनके बीच में जो डिफरेंस है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में, वो देखने को मिलता है। इंडिया है सेंसस एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में जनसंख्या का जो सेंसस जो होता है वो कंटिन्यू होता है, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन, जो पूरी जनसंख्या की गिनती करता है। साथ ही साथ वो क्या इंफॉर्मेशन गैदर करता है, जैसे कि उस जनसंख्या की एज कितनी है, उनकी स्कूलिंग कितनी है, उनकी एज, उनकी स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू, वो क्या काम करते हैं, एंड सो ऑन। वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स, काफी सारी चीजें हम इससे मेजर कर सकते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन का रेशो हम चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस की अगर मैं बात करूं, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मैन, लगभग 40% लड़के और जो पुरुष हैं, मेनली मेल जो सेंसस में 1961 के सेंसस के हिसाब से 40% क्या कर सकते थे, लिटरेट थे, दैट दे कुड एटलीस्ट रीड देयर नेम्स, कम से कम अपना नाम तो पढ़ ही सकते थे। कंपेयर अगर किया जाए, केवल 15% लड़कियां उस जमाने में जो फीमेल है वो पढ़ी लिखी थी। अगर हम 2001 की बात करें, सेंसस की एक कंपेयर कर रहे हैं, दिस फिगर हैज ग्रोन टू 76% फॉर बॉयज एंड मैन एंड 54% फॉर गर्ल। तो अगर मैं बात करूं कि जो पुरुष थे वो कहां पे पहुंच गए, 40% से 1961 में 40% थे, और 2001 की अगर मैं बात करूं तो कितने पहुंच गए, 76%। मगर महिलाओं की बात करूं तो 15% थी लिटरेट, और अब कितनी हुई वो, 54%। तो अभी भी जो गैप है मेल एंड फीमेल में, वो एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा था, आज भी है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो भी बड़ा गैप है पुरुषों और औरतों के बीच में, बड़ा गैप है। साथ ही साथ जो सोसाइटी के अंदर जो गैप है वो भी देखने को मिलता है। दिस मीन्स दैट देयर प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड हैव एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि कुछ स्कूलिंग तो इंक्रीज हुई है, बट ज्यादा स्तर पे नहीं हुई, आज भी वो गैप बना हुआ है। बट यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज, द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर। जो पुरुष का जो ग्रुप है, मेल ग्रुप जो है, वो आज भी
हाई है, ऊंचा है महिलाओं के कंपैरिजन में। हियर इज द टेबल दैट शो द परसेंटेज ऑफ गर्ल एंड बॉयज हु लीव्स स्कूल फ्रॉम डिफरेंट। अब हम एक सोशल ग्रुप के हिसाब से देख लेते हैं कि किस समाज से ज्यादा पुरुष पढ़ते हैं या महिलाएं पढ़ती हैं या स्कूल छोड़ देती हैं। यहाँ पे स्कूल छोड़ने की बात हुई है कि जो स्कूल छोड़ देते हैं, लीव स्कूल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक SCs, STs, द ऑफिशियल टर्म आदिवासी के लिए, और SCs किसके लिए, दलित के लिए। वो देख लेते हैं टेबल एक बार कि कितने लोग स्कूल छोड़ देते हैं। अगर हम 1 से 5 की बात करें तो अगर एवरेज लिया जाए तो 34% जो लड़के हैं वो 1 से 5 के बाद स्कूल अपना छोड़ देते हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो 29% महिलाएं ऑन एवरेज छोड़ देती हैं। मगर इसमें भी अगर हम SC की बात करें तो बहुत ज्यादा है, 37% लोग छोड़ देते हैं, और ST तो उनसे भी ज्यादा 49% वो छोड़ देते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो SC गर्ल 36%, ST गर्ल 49%। और अगर हम टोटल बात करें बॉयज एंड गर्ल्स के एवरेज की तो 31% बॉयज एंड गर्ल्स ऑन एवरेज सभी कम्युनिटी से मिला के स्कूल छोड़ देते हैं। तो लुक एट द, ये टेबल बनाने का एक रीजन क्या था कि जिस एवरेज में ऑन एवरेज इसमें बच्चे छोड़ते हैं, अगर हम कंपेयर करें सोशल ग्रुप से कि अगर वही लड़का SC ST से बिलोंग करता है तो वो परसेंटेज और ज्यादा है। अगर वही SC ST गर्ल से कंपेयर किया जाए तो वो और ज्यादा है। तो ये हम देख सकते हैं कि ना केवल बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है विद इन द सोसाइटी भी। अगर हम हायर क्लास की बात करें तो उनके बच्चे इतने ज्यादा नहीं छोड़ते स्कूल, बट जब हम SCs एंड STs की बात करते हैं तो वहां पे स्कूल छोड़ने की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। यही इस टेबल का मेन कंक्लूजन था। 6 से 8 की बात करूं तो एवरेज, अगर बच्चों का एवरेज लिया जाए सभी लड़कों का तो 52%, मगर SC में 57 है, ST में 69 है। लड़कियां 53 है एवरेज, जबकि SC की गर्ल 62 है और ST की 71 जो स्कूल छोड़ देती है। और टोटल 6 से 8 में 52%, मतलब ये परसेंटेज बढ़ ही रहा है। अगर हम क्लास 1 से 9 10th की तरफ बढ़ेंगे तो ये परसेंटेज ही बढ़ रहा है। 31% प्राइमरी में, 52% फिर हमारे समझ लो जूनियर हाई में, और जो मैट्रिक वाला है वो 63% हो जाता है टोटल। और 9 to 10 में 61% अगर सभी लड़के हैं तो 71% SC, 78% SC ST बॉयज, साथ ही साथ 65% अगर गर्ल्स का रेशो है, 76% SC गर्ल एंड 81% ST गर्ल्स स्कूल छोड़ देती है मैट्रिक तक। You have probably noticed above table SC and ST girls leaves school at the rate that is higher than the category of all girls। सही बात है, SC and ST की लड़कियां जो है अन्य जो ऑल गर्ल्स की कैटेगरी है उससे ज्यादा प्रतिशत में वो स्कूल छोड़ देती हैं। साथ ही साथ इसके मायने क्या है कि जो लड़कियां दलित कम्युनिटी से आती हैं या आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं वो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है स्कूल में बने रहने की। द 2001 सेंसस ऑल्सो फाउंड दैट, और साथ ही साथ इसमें एक और फैक्टर है, एक और एडिशनल क्राइटेरिया ऐड करते हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी कम ही स्कूल में रह पाती हैं, रिमेन अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती हैं मुस्लिम गर्ल्स। दलित और आदिवासी के कंपैरिजन में मुस्लिम लड़कियां जो है वो तो और कम है कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। व्हाइल अ मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी स्पेंड 4 years इन द स्कूल। अगर हम कंपेयर करें कि मुस्लिम लड़कियां कितना स्कूलिंग करती हैं और अन्य कम्युनिटी कितना, अगर हम अन्य कम्युनिटीज का एवरेज ले तो कम से कम 4 साल हर कम्युनिटी की लड़की स्कूलिंग लेती है। मगर मुस्लिम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में वही परसेंटेज क्या है, वो ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है, 3 साल की, तो 1 साल कम वो एजुकेशन ले पाती है। अनेकों कारण है इसके कि क्यों दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज से जो बच्चे आते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। कई जगह क्या होता है कि कंट्री में हमारे स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरिया, जो जहाँ ग्रामीण और गरीब जो इलाके हैं, दे मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल, वहां पे प्रॉपर स्कूल भी नहीं है, वहां पे टीचर भी नहीं है जो रेगुलरली पढ़ा सके। साथ ही साथ और क्या दिक्कत है, इफ अ स्कूल इज नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, अगर लोगों के घर के पास ना हो तो वो क्यों भेजेंगे, कैसे भेजेंगे। देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बस एंड वैन्स, पेरेंट्स मे नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स, अपनी लड़कियों को भेजने के लिए पेरेंट्स जो है वो तैयार नहीं होते। Many families are too poor and unable to bear the cost of education all the children। Within the family भी डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज एंड गर्ल्स में कि लड़के को तो शिक्षा लेने भेजते हैं, लड़के को नहीं भेज पाते क्योंकि वो सभी की एजुकेशन अफोर्ड नहीं करते, और कंपैरेटिवली प्रायोरिटी ज्यादातर किसको दी जाती है, लड़कों को दी जाती है। बॉयज मे गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन,
मैनी चिल्ड्रंस ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। कई लोगों इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, जिनको स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो एक दलित कम्युनिटी से थे, वाल्मीकि समाज से आते थे, और स्कूल के टीचर ना तो उन्हें पढ़ने देते थे ना उन्हें पढ़ाई का अवसर देते थे। क्लास में भी उनको सबसे पीछे बिठाते थे, और जब कभी कभी क्लास भी नहीं कराते थे, क्या करते थे, स्कूल और प्ले ग्राउंड को सफाई का उनको जिम्मा दे देते थे। छोटे सी हाइट, छोटी सी उनकी एज, उस एज में उनसे सारा काम कराया जाता था क्योंकि उन्हें वो एक दलित कम्युनिटी से आते थे। इसलिए क्लासमेट भी, टीचर भी सब उनके साथ भेदभाव करते थे, तो इसलिए भी कुछ लोगों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। ये एक डाटा है कि अगर हम परसेंटेज की बात करें कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा, सभी लड़कों की अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 34% है, जबकि SC बॉय जो है, जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनका प्रतिशत स्कूल छोड़ने का 37% है। वुमेन्स मूवमेंट की अगर हम बात करें, अब हम वुमेन मूवमेंट की बात करेंगे, महिलाओं के जो आंदोलन चले उनकी बात करेंगे। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। अब उनके पास अधिकार है पढ़ने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। देयर आर अदर स्फीयर्स, अन्य कुछ एरिया है जैसे कि लीगल रिफॉर्म, वॉयलेंस और हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें भी उनके लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन हैज इम्प्रूव्ड, इन सभी एरियाज में अब जो परिस्थिति है, स्थिति है, वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अब थोड़ी बेहतर हो रही है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली, ये जो बदलाव है ये अपने आप नहीं हुए, इनके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड, संघर्ष करना पड़ा उन्हें इंडिविजुअली भी, कलेक्टिवली भी, टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, ये सब बदलाव लाने के लिए। ये स्ट्रगल किसके बारे में, ये जो संघर्ष रहे, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के आंदोलन। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ मूवमेंट, और इस मूवमेंट की कौन हिस्सा कौन थे, इंडिविजुअल वुमेन भी थी और अलग अलग महिलाओं के संगठन भी रहे। कई पुरुषों ने भी इनका सपोर्ट किया, वुमेन की मूवमेंट का, ना केवल महिलाएं, पुरुष भी कुछ सामने आए जिन्होंने महिलाओं के मूवमेंट में अपना सक्रिय भागीदारी की। द डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। इसी वजह से वो मूवमेंट जो है वो काफी प्रभावशाली मूवमेंट बन पाए। डिफरेंट स्ट्रेटजीज की अगर मैं बात करूं जो यूज की गई, वो क्या की गई, अवेयरनेस को स्प्रेड करने की बात हो, जो जागरूकता अभियान चलाए गए महिलाओं के बारे में कि आपके ये अधिकार हैं, आपको इन अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए, आपको इन अधिकारों को इंजॉय करना चाहिए। साथ ही साथ जो भेदभाव है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, न्याय की मांग की गई। हियर आर सम ग्लिम्स ऑफ दिस स्ट्रगल, यहाँ पे कुछ झलकियां हैं उस संघर्ष की, देखते हैं। जैसे कि कैंपेनिंग वगैरह चल रही है, वुमेन के जो राइट्स के लिए कैंपेन वगैरह चले, जैसे कैंपेन टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है उससे लड़ने के लिए, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए, उनके लिए कुछ कैंपेन किए गए। अगेंस्ट द वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट के इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए कैंपेन चलाना। कैंपेन्स हैव आल्सो लेट द न्यू लॉज बिगिन पास्ट, तो नए कानून भी पास हुए इन कैंपेन के माध्यम से, इन मूवमेंट्स के माध्यम से। अ लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स, आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, सम लीगल प्रोटेक्शन। जो लीगल प्रोटेक्शन है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपने पढ़ा होगा या जाना होगा, जो कि 2006 में पास हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। उसमें क्या है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ, अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जाती है किसी भी सदस्य के द्वारा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ इसमें ऐड किया गया, अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसके खिलाफ घर वाले कुछ हिंसा में लिप्त होते हैं, घरेलू हिंसा में लिप्त होते हैं, तो आईपीसी में भी एक चेंज किया गया। 498 जो आईपीसी की धारा है, 498 बी, 498 ए जो आईपीसी की धारा है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, घरेलू हिंसा के रूप में उसको जाना जाता है। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन बनाई 1997 में वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहां पे, सेक्सुअल हरेसमेंट, अगर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उनके वर्क प्लेस पे जहां भी वो काम करती है, तो उनके लिए गाइडलाइन बनाई गई कि किस तरीके से उनकी जांच होगी, कमेटी बैठेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा, विशाखा गाइडलाइंस।
विशाखा गाइडलाइंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अगर कोई भी वुमेन उसको सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसके वर्क प्लेस पे, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, किस प्रकार वो कार्रवाई की जाएंगी, वो सब हमें विशाखा गाइडलाइन से पता चलता है। ये सत्या रानी जी हैं, एंड एक्टिव मेंबर ऑफ वुमेन्स मूवमेंट सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सराउंडिंग बाय द फाइल्स गैदरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लीगल बैटल टू सीक जस्टिस फॉर अ डॉटर। अपनी बेटी के लिए इन्होंने न्याय की शुरुआत की थी, जो डावरी के लिए जिनकी हत्या हुई, जिनकी दहेज के लिए हत्या हुई। साथ ही साथ उन्होंने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी ताकि अन्य जो बेटियां हैं उनको दहेज के लिए उनकी हत्या ना की जाए, उनको मरना ना पड़े। इसके लिए कानून में एक संशोधन हुआ और 304 आईपीसी की सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन 304 का भी उसमें ऐड किया गया, जो दहेज हत्या से रिलेटेड है। अगर दहेज के रिलेटेड कोई भी हत्या होती है तो वो 304 के अकॉर्डिंग, 304 जो आईपीसी का सेक्शन है 304 का बी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। ये ऐड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कैंपेनिंग की हम बात कर रहे थे। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द, ये तो हो गया विशाखा गाइडलाइन जिसको मैंने बताया था आपको। 1980s फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक अबाउट डाउरी डेथ। जो डाउरी डेथ है, दहेज हत्या है, उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। वो उसके बारे में कैंपेन किया, उसके खिलाफ कैंपेन किया। केस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड, जो यंग जो दुल्हनें थी उनको मारा गया, मर्डर किया गया बाय देयर इन लॉज, उनके ससुर सास ससुर के द्वारा, उनके पतियों के द्वारा। ग्रीडी, जो लालच था, ज्यादा दहेज का लालच, उसकी वजह से उनकी हत्याएं की गई, जिसकी वजह से आईपीसी में एक नया सेक्शन जोड़ा गया 304B। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। न्याय के लिए लोगों ने आवाज उठाई, औरतों ने आवाज उठाई। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन स्ट्रीट, सड़कों पे उतरी। अप्रोचिंग द कोर्ट्स, उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, केस लड़े, और पूरी की पूरी जो सूचनाएं थी वो आपस में शेयर की। अवेयरनेस को, जागरूकता अभियान चलाया गया इस बारे में, और सभी वुमेन ने कलेक्टिवली, उनका ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिविजुअली कुछ औरतों ने उस कैंपेन का हिस्सा बनी और साथ ही साथ अपने लिए कानून पास करवाया, जिसकी वजह से आईपीसी के सेक्शन में एक सेक्शन जोड़ा गया ताकि दहेज हत्या को कंट्रोल किया जा सके, दहेज हत्या को रोका जा सके। इवेंचुअली दिस बिकम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी। समाज और अखबारों में ये एक पब्लिक इशू बन गया। एंड द डावरी लॉ वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डावरी। और आज के टाइम में जो डावरी एक्ट है वो भी एक लागू है, साथ ही साथ आईपीसी की धाराएं जोड़ी गई। तो इन सब से क्या फायदा हुआ कि डाउरी डेथ को रोका जा सका, और ये सब पॉसिबल हुआ वुमेन के मूवमेंट से, जो महिलाओं के आंदोलन थे, कैंपेन से, जो डिमोन्स्ट्रेशन उन्होंने किया, प्रोटेस्ट उन्होंने किया, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। ये पॉसिबल हो पाया सोसाइटी की अवेयरनेस से, जो अवेयरनेस स्प्रेड की गई जगह जगह, जो प्रोटेस्ट हुए, जो सड़कें पर उतरा गया, कोर्ट्स को अप्रोच किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग गाइडलाइंस के माध्यम से वुमेन के ऊपर होने वाले अलग अलग अत्याचारों को रोका गया। तो ये सब वुमेन की मूवमेंट, और ये सब जागरूकता आई कहां से? जब महिलाएं शिक्षित हुई, उन्होंने खुद अपने लिए आवाज उठाई, खुद अपने लिए स्टेप उठाए, तब ये चीज पॉसिबल हो पाई। आगे बढ़ते हैं। रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता अभियान किस तरीके से चला गया। देखो ये एक एडवर्टाइज आप देख सकते हैं। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। जो जन जागरूकता अभियान है वो चलाए गए ऑन वुमेन्स राइट इशू, महिलाओं के अधिकार के जो मुद्दे हैं उनके रिगार्डिंग जन जागरूकता अभियान चलाए गए। देयर मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, जो गली नुक्कड़ पे जो नाटक नुक्कड़ किए गए उनके माध्यम से, गानों के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग के माध्यम से वो सब जागरूक किए गए, प्रोटेस्ट किए गए, आंदोलन किए गए। द वुमेन मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस। और फॉर एग्जांपल, जब कोई उनके महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कोई हनन हुआ, अधिकारों का हनन हुआ, तब ये वुमेन ने क्या किया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, जब उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई कानून या कोई नीति बनी तो लोगों ने, औरतों ने अपने अधिकारों को बचाने के लिए आवाज उठाई, पब्लिक रिलीज की, डिमोन्स्ट्रेशन किए। ये सब क्या थे? अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ इनजस्टिस। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई गई ताकि लोगों का अटेंशन लिया जा सके, पब्लिक इशू बनाया जा सके, अखबारों में सुर्खियां बनाई जा सके, ताकि महिलाओं के जो अधिकार है उनका हनन ना हो,
उनके खिलाफ, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई नीतियां, कोई कानून ना बनाया जा सके। और सॉलिडारिटी, लोगों ने उनके साथ आए, महिलाएं एक दूसरे के साथ आई, एकजुटता की भावना दिखी। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन एंड कोज। और साथ ही साथ अन्य जो महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ, कोई उनके अधिकारों का वायलेशन हुआ, तो सभी महिलाएं एक साथ आई, सभी जो महिलाओं के संगठन थे वो एक साथ आए। इस वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और देख सकते हैं हम ऑन March 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रीन्यू देयर स्ट्रगल्स। और आज महिला दिवस पूरे विश्व भर में 8 मार्च को जो मनाया जाता है वो यही दर्शाता है कि किस प्रकार महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए, अपने जितने भी हक है वो शिक्षा, दीक्षा, चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई नीति हो, वायलेंस अगेंस्ट देयर राइट्स हो, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई वायलेशन हो रहा हो, तो उसके खिलाफ किस प्रकार महिलाओं को साथ आना चाहिए। आज महिलाओं की समस्याएं क्या है, उनके प्रति जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, और साथ ही साथ उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। संगठन साथ आके कोर्ट को अप्रोच करती है, सरकार को अप्रोच करती है, और एक किस्म से ये एक माध्यम है पूरी वुमेन कम्युनिटी, जो महिला समाज है, हमारी आधी आबादी है, उसको एकजुटता दिखाने का एक प्रयास किस तरीके से होता है वो सब हम देख सकते हैं। एक पिक्चर के माध्यम से और देख सकते हैं कि वुमेन आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडारिटी बिटवीन पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य लोगों की एकजुटता को दिखाने के लिए महिलाओं ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, मोमबत्ती लेके। हर साल ऑन एवरी ईयर, हर एक साल होता है 14 अगस्त वाले दिन, सेवरल थाउजेंड पीपल गैदर्ड एट वाघा बॉर्डर, इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड अ कल्चरल प्रोग्राम। और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ताकि भारत और पाकिस्तान भी एक साथ आ सके। महिलाओं ने ये मुद्दे भी उठाए हैं। तो इसी के साथ अब ये और पिक्चर देख सकते हैं जब महिलाओं की कुछ अलग आवाज उठाई गई हैं। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। और साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चैप्टर का पढ़ाने का जो मुद्दा क्या था, एनसीईआरटी ने चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया। उसका कारण है कि ना केवल घर के अंदर, पहली बात तो घर के अंदर उनके हाउस होल्ड वर्क को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। फिर वुमेन ने कैसे उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा, घर के बाहर निकली, घर के बाहर आके शिक्षा दीक्षा ली, शिक्षा दीक्षा लेकर अन्य औरतों को पढ़ा लिखाया, अलग अलग महिलाओं की कहानियां देखी हमने, किस तरीके से उन्होंने चुनौती को लिया, चुनौती का सामना किया, चुनौती से डट के लड़ाई की। साथ ही साथ जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है आज के दौर में। 8 मार्च को जो महिलाओं का दिवस विश्व भर में मनाया जाता है, वुमेन्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी वजह क्या है, क्या उसका पर्पज है कि महिलाओं की जो समस्या है उसका एकजुटता से लड़ाई करने का, एकजुटता से उसके खिलाफ बोलने का, जो जागरूकता अभियान है उसको चलाने का, फैलाने का, ताकि किसी भी महिला के अधिकारों का हनन ना हो, किसी भी महिला के साथ बर्बरता ना हो, किसी भी महिला को वो सब ना झेलना पड़े जो जिसकी वो हकदार नहीं है। तो ये इसका एक बेसिक थीम थी। तो आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपके फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।